नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सेमवाल रूबरू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनकी आवाज़ से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। वह ऑल इंडिया रेडियो एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो के ज़रिए अपनी आवाज़ से हम सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की ज़िंदगी का सफ़र, उन्हीं की जुबानी। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, आप मुझे बताइए कि आपने जो आरजे की जर्नी शुरू करी, तो आपका इंटरेस्ट बचपन से आरजेइंग करने में ही था या फिर आप बाय चांस इस लाइन में आ गई हैं? नहीं, बाय चांस तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है लेकिन हाँ, बचपन से मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक था। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात को मैं सुनना शुरू करती थी और सुबह हो जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था कि कब गाने ख़त्म हो गए या मैं कब तक सुनती जा रही हूँ। और सुबह मम्मी आके जगाते थे तो मैं कहती थी अच्छा 6 बज गए, अरे यार मतलब पता ही नहीं चला, रात भर रेडियो सुन रही हूँ। इवन घर में कोई काम भी करती थी तो रेडियो साथ होता था तभी मैं काम कर पाती थी। पूरा इंटरेस्ट रेडियो मतलब में पूरी था। तरह से लत थी जिसको कहते हैं ओके। ऐसे था। तो रेडियो में आरजेइंग करने के साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलम में और क्या करते हो? वॉइस ओवर्स करती हूँ, वॉइस के लिए ट्रेनिंग भी देती हूँ अगर स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो। वैसे मुझे लिखने का शौक़ है, स्टोरीज़ लिख रही हूँ, कुछ एक दो ट्रू रियल स्टोरीज़ के ऊपर मैं लिख रही हूँ बुक वगैरह। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, टाइम लगेगा उसमें बहुत। कुछ गाने लिखती हूँ, पोइट्री वगैरह करती हूँ साथ में। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। एक्टिंग का थोड़ा सा शौक़ रखती हूँ, तो कहीं अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ मिलता है जो दिल्ली में हो पाए, प्रेफर करती हूँ कि कर लूँ। मैम, अगर हम बात करें कि हम आरजेइंग कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रगल हमेशा होती है। हर एक इंसान की एक अपनी स्ट्रगल होती है, लाइफ स्ट्रगल। तो आपकी लाइफ स्ट्रगल क्या रही है? एज सच मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि वॉइस का मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सीखना नहीं पड़ा मुझे। जो बचपन से जैसे मैं बोलती हूँ एज इट इज़, मैं इस लाइन में हूँ, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए अपने वॉइस में या अपने बोलने के स्टाइल में। और ये था सिर्फ कि हाँ, स्ट्रगलिंग थोड़ा सा ये रहता है कि फैमिली का सपोर्ट कई बार नहीं होता, कई बार ये आसपास से हमें पता ही नहीं होता कि हमें यहाँ जहाँ पहुँचना है वो कैसे हम जा सकते हैं, रास्ते नहीं पता होते। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हुई कि शायद पेरेंट्स की कह सकते हैं कि कोई अच्छे कर्म थे जो मेरे सामने आए, और उनकी वजह से ना मुझे रास्ते अपने आप मिलते चले गए। कुछ लोग जुड़ते गए साथ साथ, उन्होंने रास्ते दिखाए और जहाँ मैं जाना चाहती थी अपने आप से मैं वहाँ पहुँच गई। आपने अपनी लाइफ में अपने जॉब के लिए क्या शिफ्ट चूज़ करी है, क्या टाइमिंग्स चूज़ करी हुई हैं? देखो, क्योंकि ये जॉब नहीं है, ये एक पैशन है, तो मुझे किसी भी टाइम ये करने को मिले मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। अगर मुझे पूरी रात जाग के भी कुछ रिकॉर्ड करना है तो मैं करूँगी। सुबह मैं 5-5 बजे तक कई बार रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ घर में, कई बार पूरा पूरा दिन रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि मुझे काम करना है, कैसे भी मिला है तो मुझे करना है तो मुझे कभी थकान भी नहीं फील होती इस चीज़ से। तो मैम, तो आप अपना जब रेडियो जॉकी जब आप करती हैं, जब आप बोलती हैं, तो आप क्या कंटेंट बेसिकली अपने उसमें रखती हैं, प्रोग्राम में रखती हैं? एक तो हमारे हर शो का एक फॉर्मेट है कि किस शो में हमने किस क्या क्या कंटेंट हम लोगों को इंक्लूड करना है, वो चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है कि क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में। तो अगर आपको पता है वो चीज़ें, आप उसको कहीं से भी जोड़ के अपने शो के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, या कहीं बीच में आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ये सब चीज़ें तो होती हैं। बाकी एंटरटेनमेंट और एक तरह से साथ में इंफॉर्मेशंस, आप जनरल नॉलेज की बातें कर सकते हो, ये सब चीज़ें रहती हैं, फिल्मी नॉलेज। बट ये है कि सब मिक्सचर, हर तरह की नॉलेज एक आरजे को होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ फिल्मी नॉलेज से ही काम चल जाएगा या सिर्फ आपको राजनीति से ही काम चल जाएगा। हर फील्ड का आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें अपडेट रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए ताकि हम हर चीज़ से अवेयर रह सकें। मैम, आप मुझे ये बताइए, जो मैंने मोस्टली ऐसा सुना हुआ है कि जब हम रेडियो जॉकी करते हैं या फिर जो रेडियो जॉकी होता है वो कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बयां करता है, ठीक, ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। अगर हम वहीं एंकर की बात करें तो उसको थोड़ी सी चीज़ों को बताने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सच है? ऐसा नहीं है, एंकर हो या रेडियो जॉकी हो, जितना कम बोलेगा और जितना अच्छा बोलेगा वो चीज़ें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 10 पेज का कुछ पढ़ जाऊं और लोग सुनते रहेंगे मुझे बैठ के। वो 1 मिनट लगता है स्विच करने में दूसरे चैनल पे। आजकल सबके हाथ में रिमोट है, तो आप कुछ ऐसा बोलो अट्रैक्टिव लगे सुनने में, आप लोगों की आवाज़ में स्माइल हो, अच्छा लगे। जो भी आपको सुन रहा है वो कहीं से भी अगर आपको ट्यून करते हुए निकल रहा है तो वो एकदम से आपके लिए रुक जाए। कुछ ऐसा होना चाहिए। बहुत कम शब्दों में बहुत
फास्ट भी नहीं कि आपकी लैंग्वेज समझ में ही ना आए, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो को तो ऑल ओवर इंडिया लोग सुनते हैं, आजकल तो इंडिया से बाहर भी सुनते हैं, तो सबको इतनी जल्दी से हिंदी समझ में नहीं आती है। इसलिए हम लोगों को थोड़ी स्पीड भी कम रखनी पड़ती है कि सब लोग उसको समझ पाएँ। आपकी वॉइस में क्लैरिटी हो, आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो, आप जो कंटेंट बोल रहे हो वो ऑथेंटिक हो, आप सब चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ आपकी स्माइल के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलो, कम शब्दों में अच्छी बात। मतलब वॉइस में बेस होना चाहिए बेसिकली। बेस वॉइस देखो सबकी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि मेरी वॉइस में बेस हो या क्रिस्टल वॉइस हो तभी अच्छी लगेगी। आपका अंदाज आपकी आवाज़ को निखार देता है, आप कैसे बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो आवाज़ तो गॉड गिफ्ट है, उसे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप अपने बोलने के अंदाज से आवाज़ को अच्छा लगे लोगों को सुनने में, वो ज़रूर कर सकते हो। हम आप एक एक्सपीरियंस रेडियो जॉकी हैं, तो जब हम रेडियो पे बोलते हैं तो ये तो बात सही है कि हमें थोड़ी सी अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करनी पड़ती है। बिल्कुल। राइट, तो इसके एक दो टिप्स अगर आप हमारी ऑडियंस को दें कि कैसे हम अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करके सामने वाले को इम्प्रेस करें ताकि वो हमें सुन सके। देखो, एक तो आवाज़ साफ़ होनी चाहिए कि आपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप इस लाइन में जा रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो आपका गला ख़राब करें। जब भी आप शो करें उससे पहले कुछ देर पहले आपको खाना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपका जो एक कहते हैं कि मुंह में पानी आने जैसी चीज़ें वो आवाज़ को ख़राब करती हैं, वो ऐसे चप चप करके साउंड आना शुरू हो जाता है। तो माइक से आप जब जुड़ते हो आपको कोशिश करनी है कि आपके लिप्स आपस में चिपके नहीं, वो ऐसे उनको खुलने की आवाज़ें ना आए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, बहुत बारीकी हैं ये, जो अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी आवाज़ सुनने में अच्छी लगेगी। दूसरा, माइक से डिस्टेंस को आपको ध्यान रखना होता है कि कितनी दूर पे बैठ के आप बोलें ताकि बार बार उसमें से भप 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 ऐसे आवाज़ें ना आए। ये मैं टेक्निकल चीज़ें नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आम लोगों को समझ नहीं आएंगी, मैं उसी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ कि आप सब समझ पाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमें माइक से दूरी का पता हो। दूसरा, हमारे पास हेडफोन होता ही है जब हम लगाते हैं, अपनी आवाज़ को हम जब सुन रहे हैं हमें कितनी मीठी लग रही है ये चीज़ तो हम खुद भी देख सकते हैं। तो आपको अगर खुद की आवाज़ सुनने में अच्छी लग रही है तो ऑब्वियसली जो सुन रहा है आपको अच्छा ही लगेगा। हम आप रेडियो में काम करने के साथ साथ लाइव एंकरिंग भी करती हैं, स्टेज शोज भी करती हैं, तो आपको अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है तो आप उसमें क्या कहेंगे, आपको कौन सा पसंद है, रेडियो या एंकरिंग? एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि दो बच्चों में से एक को अगर आप कहो कि कौन सा अच्छा है तो ये थोड़ा सा टेंशन हो जाता है बताना। तो मेरे लिए ऐसा ही है, रेडियो और एंकरिंग या एक्टिंग या पोएट्री जो भी मैं करती हूँ, मैं हर चीज़ में पूरा डूब के उस चीज़ को करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जहाँ पे भी हूँ उस वक्त वो मैं अपना 100% दूँ। उस टाइम मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं आरजे हूँ जब मैं एंकर करने के लिए स्टेज पे होती हूँ, तो और जब मैं रेडियो पे होती हूँ तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं स्टेज पे एंकरिंग कर रही हूँ। जहाँ पे मैं हूँ उस टाइम पे मुझे उस अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, वहाँ मैं अपना 100% देती हूँ। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि यार मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा है, मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। अब एक छोटा सा सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जो हमारे आजकल की जनरेशन है, काफ़ी कहते हैं हमें एंकरिंग में इंटरेस्ट है, काफ़ी कहते हैं हमें रेडियो में इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट केवल इंटरेस्ट तक रह जाता है, ना वो इंटर्नशिप जाता है ना वो जॉब जाता है। बिकॉज अगर उनसे पूछा जाए करे कहाँ, क्या करें, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है जहाँ से वो अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं? देखो, चाहे वो एंकरिंग हो चाहे वो रेडियो। हर इंसान अपने आप को अच्छे से जज कर सकता है। अगर आप ईमानदारी से सोचो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कर रहा है इसलिए मुझे भी ये करना है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि वाकई में क्या हमारे पास वो क्वालिटीज़ हैं। जैसे अगर रेडियो पे एक आरजे बोलता है, हम बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं करना क्या है यार, सिर्फ बोलना ही तो है, गाना बजाना है, बोलना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप यहाँ खड़े हो जाओ और 3 मिनट के लिए किसी टॉपिक के ऊपर लगातार बोलो, तो शायद वो नहीं बोल पाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो हमें या तो हमें इंटरेस्ट है, ज़रूर हमारा इंटरेस्ट हमें वहाँ लेके जाता है, लेकिन हमें उसके साथ साथ कुछ लर्न करने की भी ज़रूरत होती है, कुछ सीखने की भी ज़रूरत होती है। तो हम उन चीज़ों को पहले प्रैक्टिस में लेके आएँ। हमें जो भी काम करना है, किसी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मुझे आरजे बनना है, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर कर लूँगी, पर ईमानदारी से हमें अपनी कमियों को दूर करने की ज़रूरत होती है। अगर हम उसके हिसाब से हम एक प्लेटफॉर्म देख लें सामने कि ये है और मुझे इसको अचीव करना है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना मैं अपना टाइम शेड्यूल बना के चलूँ, कितना मुझे किस टारगेट पे पहुँचना है, कितने टाइम में, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को कर पाऊँगी। बस सिर्फ हमें प्लानिंग के साथ जाने की ज़रूरत होती है। तो किसी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, हर इंसान कर सकता है। आरजेइंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आप उस चीज़ को, उस फील्ड को समझ जाएं अच्छे से। कोई भी फील्ड हो, चाहे आप आरजे हो, चाहे आप एंकर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ज़रूरत है सिर्फ अच्छी सी
टेक्निकली उसको समझने की, उसकी अच्छे से ट्रेनिंग लेने की और अपना टारगेट सेट करने की कि मुझे इतने दिन में ये काम अचीव करना है, और फिर आप उसके लिए काम करो। ओके, थैंक यू मैम। आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आई होगी। आप आपका जो ये ऑफिशियल वर्क है, इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलम में एक्टिंग भी करती हैं एंड सॉन्ग्स भी लिखते हैं, तो आपने एक्टिंग कहाँ कहाँ करी हुई है? मैंने अभी मूवी आई थी मात्र रवीना टंडन जी के साथ, तो उसमें छोटा सा कैरेक्टर था मेरा नर्स का, तो थोड़े से डायलॉग्स थे वो किया था। दिल्ली सीरियल भी स्टार प्लस पे आता था, उसमें भी रिपोर्टर का कैरेक्टर किया था। ऐसे छोटे छोटे जहाँ पे भी मुझे कुछ मिलता है मैं करती रहती हूँ। तो ऐसा कुछ लिमिटेशंस या बाउंडेशंस नहीं है कि मुझे यही करना है यही करना है, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ भी ऐसा मिल जाए जो मेरे शेड्यूल के हिसाब से कन्वीनियंट हो या मुझे अच्छा लगता हो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं करना चाहती हूँ। मैम तो आपने सॉन्ग्स भी लिखे हैं, आप सॉन्ग्स लिखते हो, आपकी हैबिट है, आई मीन जो आपका इंटरेस्ट है एक तरीके से? पोइट्री छोटी मोटी करती हूँ, बहुत अच्छा तो शायद लिखने में टाइम लगेगा, बहुत ऊंचाइयों तक जाने में तो अभी बहुत वक्त है, पर हाँ जितना छोटा मोटा मैंने लिखना सीखा है अभी तक, मुझे लगता है कि मैं उनको कल को अपने सॉन्ग्स की एल्बम्स ला सकती हूँ। उन्हें अपने आप से अपनी आवाज़ को थोड़ा और निखार अगर मैं लाऊं तो मैं शायद सीख के कुछ गा भी सकती हूँ। मैम उन्हीं में से एक दो सॉन्ग्स की जो एक दो लाइंस हैं या फिर कोई पोइट्री अगर आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहें तो? मैं एक सॉन्ग है उसकी लाइंस 2-3 गाती हूँ, मैंने ही लिखा है। वे जो इश्क लगाया नाल मेरे किसे होर दे नाल लगावी ना, वे जो इश्क लगाया नाल मेरे किसे होर दे नाल लगावी ना, किसे होर दे नाल लगावी ना, किसे होर दे नाल लगावी ना, होवे जो प्यार निभाया नाल मेरे किसे होर दे नाल निभावी ना, तेरियां गल्लां कर दे मैं तां कटियां रातां, हो तेरी सूरत वेख के सजना कीतियां इश्क दी बातां, तेरियां गल्लां कर दे मैं तां कटियां रातां, हो तेरी सूरत वेख के सजना कीतियां इश्क दी बातां, ओ गल्लां भुल के सोहणिया हाय, ओ गल्लां भुल के सोहणिया तू होर किथे टुर जावी ना, हाय होवे जो इश्क लगाया नाल मेरे किसे होर दे नाल लगावी ना। ओह सो नाइस। आपकी वॉइस भी उतनी ही अच्छी है जितनी आप रेडियो में आपकी वॉइस रहती है। आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। थैंक यू। जो एक ऑफिशियल वर्क में अपना करियर जो बनाती हैं उसमें तो काम करती करती हैं, और जो एक्स्ट्रा काम है वो भी इतनी बखूबी से करती हैं जैसे कि उनका वो ऑफिशियल करियर है। एंड आई रियली थिंक सो कि अगर आप इसको किसी एल्बम के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू। इसके लिए मेरी विशेष आपके साथ है। मैम इन लास्ट मैं आपसे ये चाहूँगी कि आपके पास ऐसा कुछ जो हमारी ऑडियंस को मैसेज देने के लिए या उन्हें कन्वे करने के लिए हो तो प्लीज़ हमें बताइए। तो मैं उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं या कोई भी है, मैं सबको यही कहूँगी कि अपने बच्चों पे कभी भी प्रेशर मत डालें कि उन्हें ये करना है ये करना है यही करना है, इतने मार्क्स ही लाने हैं। मार्क्स कभी कुछ नहीं होते। मैं बहुत एवरेज रही हूँ अपने स्कूल में, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, बस पास होना ही मेरा टारगेट होता था कि मैं किसी तरह पास हो जाऊँ बस। तो ऐसा नहीं है कि हम मार्क्स अच्छे लाते हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमें अपने बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है उसको देख के और उसी को निखारने के लिए आगे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बच्चा जो भी करना चाहे, जहाँ वो इंटरेस्ट के साथ जाएगा उस काम में वो एक दिन बहुत अच्छा कर पाएगा। अगर आप उस पर कुछ थोपेंगे तो कभी वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो वो अपने टारगेट तक पहुँचेगा और ना ही वो आपकी चीज़ों को जो आप चाहते हैं वो कर पाएगा। तो बेस्ट है कि आपका बच्चा जो भी करना चाहे, तो ना बेटा ना बेटी, मैं यहाँ पर किसी को भी अलग नहीं समझती हूँ, सबके लिए एक बराबर सोच हमें रख के और जिसको जो चीज़ पसंद है हमें उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारी फैमिली में हो, हमारे कोई भी रिलेशन में हो, बस हमें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि घी अगर पड़ोस में बनेगा तो खुशबू अपने तक भी आएगी। बिल्कुल। तो हमें कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर दूसरे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ लग के आगे जा सकते हैं, हम भी चीज़ें कर सकते हैं। तो सिर्फ टैलेंट देखिए कि इसमें क्या है और उसे निखारने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पे बने रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने जाना रेखा जी की ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और साथ ही ये भी जाना कि उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रखा है।
मैं वंदना सेमवाल एक नई हस्ती के साथ एक बार फिर हाजिर होंगी, लेकिन तब तक आप बने रहें MS टीवी, हर पल आपके साथ।